हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। तो आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ यूपी टिट के सीडीपी सब्जेक्ट से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस को लेकर। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए आप अपने जितना भी टाइम टेबल आपने एक दिन में बना रखा है आप उसको पूरा कर रहे होंगे। और चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो आपकी वीडियोस मैं अपलोड करती रहती हूँ डेली, चाहे वो केवीएस से रिलेटेड हो, यूपी टेट या सी टेट से, और आने वाली जो भी परीक्षाएं आगे हैं खासकर टीचिंग से रिलेटेड, उनके लिए मैं वीडियो जो है प्रोवाइड करती हूँ, आप तक वो वीडियो पहले पहुँचे। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसने संज्ञानात्मक विकास पर अपने सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किए हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है। किन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर अपने सिद्धांत नहीं दिए हैं? जीन पियाजे ने, ब्रूनर साहब ने, वाइगोत्स्की साहब ने, थॉर्नडाइक ने। तो आप देख के ही ऑप्शन पहचान लेंगे। अगर आप सीटेट के इस टाइम एग्ज़ाम अगर दे के आ गए होंगे या सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले होंगे तो आप बिल्कुल ही देख रहे होंगे कि जीन पियाजे और वाइगोत्स्की साहब पूरी तरह से छाए हुए हैं, और इनके चाहे नैतिक सिद्धांत हुए चाहे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हुआ, पूरी तरह से सीटेट के इस टाइम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ब्रूनर साहब भी जो है संज्ञानात्मक विकास के बारे में अपनी राय रखे हैं, लेकिन थॉर्नडाइक साहब ने नहीं। ठीक है, थॉर्नडाइक साहब का बहुत ज़्यादा प्रचलित है जो है आपका इनका बुद्धि का सिद्धांत, जिसमें इन्होंने कई प्रकार की बुद्धियों के बारे में बात भी करी है। आगे चलते हैं। देखिए, कैटल के अनुसार कितने महत्वपूर्ण शील गुण ऐसे होते हैं जो किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व संरचना हेतु आवश्यक हैं। ठीक है, जिस तरह से गार्डेनर साहब ने कहा कि बहुत सारी जो बुद्धियाँ होती हैं एक व्यक्ति में, बहुत अलग अलग प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं, जो जिस सिचुएशन में रहता है, जिस माहौल में रहता है, वो उसकी बुद्धि उसका काम कर दी है। ठीक है, जिस तरह से उन्होंने संगीतीय बुद्धि दी, बहुत सारी बुद्धियाँ दी, इस तरह से कैटल साहब ने भी अपने शील गुण जो है सिद्धांत दिए हैं, महत्वपूर्ण शील गुण दिए हैं। और इनमें से ऑप्शन है 16, 18, 28, 64। तो ऑप्शन जो सही होगा वो रहेगा आपका 16। ठीक है, इन्होंने 16 शील गुण सिद्धांत जो है बताए हैं। और कैटल साहब के बारे में हम लोग इसके पहले यानी कि कल की वीडियो में बात कर चुके हैं। चलिए चलते हैं आगे। पुनर्वास विधि उपयुक्त है। ठीक है, पिछड़े ठीक है, पिछड़े बालकों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, सृजनात्मक बालकों के लिए, अपराधी बालकों के लिए। तो पुनर्वास कहने का मतलब जो अपने घर से दूर रहें और उनका जो है कांटेक्ट बहुत कम लोगों से हो ही ना। ठीक है, तो वो अपराधी बालकों के लिए पुनर्वास विधि उपयुक्त है। ठीक है ना, क्योंकि पिछड़े बालक होंगे तो क्लास में रहेंगे, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से समाज से उनको कटा हुआ रखा जाएगा, नहीं। इस तरह से जो है अपराधी बालक होंगे जिनका जो है तर्क करने की या सोचने की प्रवृत्ति जो है वो अपराधी किस्म की है, उस प्रकार के बच्चों के लिए ये विधि यूज की जाती है। अगला देखते हैं। आत्मविश्वास, आचरण तथा अपने भावों को स्वीकार करने हेतु कार्यों का संपादित करना डैश रूप में स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है। ठीक है, अपने आचरण को और अपने भावों को स्वीकार करना, चाहे वो भाव नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। अगर हम कहीं अपनी बात, अपने तर्कों को गलत रख चुके हैं तो उसे हम स्वीकार करें। ठीक है, इस तरह से एक स्वस्थ व्यक्ति की पहचान कैसे है? मानसिक, शैक्षिक, शारीरिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला, मानसिक। ठीक है, मानसिक संतुलन अगर व्यक्ति का स्वस्थ रहेगा तो वो अपने आचरण और अपने भावों को अच्छी तरीके से व्यक्त भी कर पाएगा और उसको स्वीकार कर पाएगा। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टर्नबर्ग ने अपने त्रितंत्र बुद्धि सिद्धांत में किस घटक को शामिल नहीं किया है? ठीक है, तो डेटा घटक, निष्पादन घटक, अनुक्रियात्मक घटक, ज्ञान संग्रहण घटक। तो स्टर्नबर्ग जो साहब हैं इन्होंने त्रितंत्र का सिद्धांत दिया है बुद्धि का, यह आप लोग बाकायदा जानते होंगे। और सी टेट में, माफ़ करिएगा, यूपी टेट में इनसे बहुत ज़्यादा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन जिसे आप कहते हैं। ठीक है, और जैसे स्टर्नबर्ग साहब हुए आपका, जैसे हल साहब हुए, इन लोगों से बहुत ज़्यादा पेडागॉजी के हिसाब से सेक्शन से नहीं बनते हैं क्वेश्चन, लेकिन हाँ वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो
सही ऑप्शन की बात करें तो वो हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा, इन्होंने अनुक्रियात्मक घटक को शामिल नहीं किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय शिक्षण प्रणाली में शिक्षा पद्धति का विकास किस आयोग की अनुशंसा पर किया गया? ठीक है, ये बहुत ही फेमस और सबको आई थिंक सबको पता होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। कोठारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन जो है आपका कोठारी आयोग है, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। और कोठारी आयोग के बारे में कब कब क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से इन लोगों की शिक्षा नीतियाँ रहीं, उनके बारे में हम डिटेल कभी बात करेंगे जब भी हमें टाइम मिला इनको कोठारी आयोग को पढ़ने का। ठीक है, निम्न में से आत्म अनुदेशन उपागम कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। अभिक्रमित उपागम, कंप्यूटर सहायी उपागम, शिक्षण मशीन उपागम, यह सभी। तो जो निम्न में से आत्म अनुदेशन उपागम जो है, जिसकी बात आपकी एनसीएफ, जो न्यू एनसीएफ आपके हैं यानी एनईपी है, जिसमें पूरी तरह से जो डिजिटल इंडिया है या जिस तरह से डिजिटल तरीके से हम एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। और वही बात है आपका कंप्यूटर सहायी उपागम में आपका आत्म अनुदेशन क्या है? उपागम है। ठीक है, अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती हैं? व्यवहार में परिवर्तन, परिपक्वता में असमर्थता, अर्जन में कमी, यह सभी। तो जब हम कोई चीज़ नई चीज़ सीखते हैं तो उसमें क्या विशेषता होती है? देखिए, व्यवहार में परिवर्तन होता है, बिल्कुल होता है, इसमें कोई ये नहीं है कि हमने कोई अधिगम किया व्यवहार में परिवर्तन ही है तो वो अधिगम होगा क्या? अगर आप कुछ सीख रहे हैं और आपके व्यवहार में या आपके सीखने के तरीके में कोई अंतर न हुआ तो वो कोई अधिगम नहीं होगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, क्योंकि अधिगम जो है व्यवहारवाद के हिसाब से व्यवहारिक है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। दंड एवं पुरस्कार बालक की किस प्रक्रिया में वृद्धि हेतु सहायक है? दंड एवं पुरस्कार, जिसकी बात आप समझ रहे हैं कि थॉर्नडाइक साहब भी कहते हैं, और आपके जो दंड और पुरस्कार की बात जो है आपके क्या कहते हैं, जो कोहलबर्ग साहब आ रहे हैं सीटेट में, वो भी अपनी नैतिक सिद्धांत के बारे में पूरी तरह से, एक बच्चों की अवस्थाओं के बारे में पूरी तरह से अपनी बात रखे हैं। तो देखते हैं ऑप्शन। सामाजिक गत्यात्मकता में, समाजीकरण में, समाज को बांटने में, यह सभी। तो देखिए, दंड एवं पुरस्कार बालक की किस प्रक्रिया की वृद्धि की बात है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा समाजीकरण। जब समाजीकरण में बच्चा आता है तब वह दंड और पुरस्कार के बारे में उसकी प्रक्रिया वृद्धि हो जाती है कि हाँ, जब समाज में हम रहेंगे तो हमें किस प्रकार से रहना है ताकि हमें दंड या प्रशंसा मिले। ठीक है ना। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। वैसे हम इसलिए फास्ट चलेंगे, यहाँ पे 11 होगा क्वेश्चन नंबर। ठीक है, यहाँ पे 11 क्वेश्चन नंबर होगा, आप देख लीजिएगा, क्योंकि अभी हम 10 क्वेश्चन किए हैं, 11 ही नहीं बन रहा। चलिए देख लेते हैं। बालकों में रुचि के आधार पर जो व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है वे निम्न में से किसका, यहाँ पे तो रूप है या पहलू है होना चाहिए। ठीक है, पहलू है। बालकों में रुचि के आधार पर जो व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है वे निम्न में से किस पहलू का हिस्सा है, या जैसे भी कुछ हो। ऑप्शन देख लेते हैं। आयु का, लैंगिक विविधता का, अनुभाविक पृष्ठभूमि का, प्रदत्त अवसरों का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है कुछ सिर्फ समझने वाली बात है और कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में। और इन क्वेश्चंस में मैं बहुत पहले वीडियोस बना चुकी हूँ, डिटेल में हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। फिलहाल आज हम बहुत ही कम समय में 20 क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि जो है वीडियोज सच में लेंथी हो जाती हैं, तो आज समझने की प्रक्रिया कम करेंगे, फिर अगली वीडियो जो आएगी उसमें पूरा डिटेल में हम बारीकी से बात करेंगे। चलिए, तो सही ऑप्शन की बात कर ले तो वो आपका हो जाएगा दूसरा, लैंगिक विविधता का। बालक जो है, बालकों की रुचि के आधार पर जो व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है वो लैंगिक विविधता हो जाती है उसमें, क्योंकि बालकों की रुचियाँ कहीं कहीं अलग होती हैं और बालिकाओं की अब तो सेम आने लगी, लेकिन बहुत पहले की बात करी जाए तो सच में बहुत ज़्यादा विभिन्नता थी। लेकिन ये जेंडर ब्यास की बात हमारा जो शिक्षा मनोविज्ञान नहीं करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने के 8 प्रकारों की श्रृंखलाबद्ध पिरामिड के रूप में किया है? ठीक है, थॉर्नडाइक, गेगने साहब, स्किनर साहब और कोहलर साहब ने। तो जो सही ऑप्शन है देख लेते हैं। ये अच्छा, ये 10वां क्वेश्चन था यहाँ पे। अच्छा, 10वां क्वेश्चन था। चलिए देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन। हम सोचे कि क्या ही हो गया, जो है 11वां क्वेश्चन दो बार लिखा तो नहीं गया, तो नहीं, सही है। 11वां क्वेश्चन में जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरा। जो दूसरे हैं आपके गैगने साहब, इन्होंने ही मनोवैज्ञानिक में जो सीखना है, जैसे बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, ये मनोवैज्ञानिक के 8 प्रकार को इन्होंने जो है श्रृंखला में, श्रेणियों में बांटा हुआ है, जो एक पिरामिड के रूप में ऐसे करके इन्होंने रखा हुआ है। ठीक है,
आगे देखते हैं, आजकल प्राथमिक कक्षाओं में लेखन शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है, जिससे कि छात्र प्राथमिक कक्षाओं में सुलेख करे, मतलब बोल लिख पाए, भाषा संबंधी विभिन्न अभ्यास करे, भाषा अभ्यास करे, उत्तम अभिव्यक्ति का ज्ञान प्राप्त करे। तो आप देख के ही पहचान गए होंगे कौन सा ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन सही है। प्राथमिक कक्षाओं में इसलिए लेखन शिक्षण पर ध्यान दिया जाता है ताकि बच्चा अपनी बात को अच्छे तरीके से अभिव्यक्त कर पाए दूसरों के सामने। आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रमों का झुकाव निम्न में से किस ओर होना चाहिए? विषय वस्तु की ओर, संपूर्ण विषय की समाधिकारिक चेष्टा की ओर, समाज में होने वाले क्रियाओं के प्रति विकास की ओर, बाल अभिवृद्धि के समस्त पक्षों की ओर। तो आप देख के ऑप्शन समझ पा रहे हैं कि जो है पाठ्यक्रम बनाना है वो बच्चों के हिसाब से बनाना है, ऐसा नहीं कि समाज के या जितना विषय है उसका उसके हिसाब से, विषय वस्तु नहीं। बाल अभिवृद्धि के समस्त पक्षों को देखकर कि हाँ क्लास 1 का बच्चा है तो वो कितना सीखा होगा परहैप्स, और आगे उसको कितना सीखने की ज़रूरत है, वो एक मिनिमाइज तरीके से हम उसको पाठ्यक्रम में या जो है जब हम जो कक्षा के पाठ की जो श्रेणियाँ तैयार करते हैं, टॉपिक्स तैयार करते हैं, तो वो किस तरह से व्यवस्थित होनी चाहिए। ठीक है, वो बालक के हिसाब से, क्योंकि ये बहुत नया नहीं है इसलिए इस पर ज़्यादा बात करना उचित नहीं है। आगे देखते हैं, मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चों की पहचान की जा सकती है। जो मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक हैं उनकी पहचान आप कैसे करेंगे? निष्ठा के आधार पर, शक्ति के आधार पर, अनुशासनहीनता के आधार पर, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन की बात करें तो जो हम मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चों की पहचान करेंगे तो निष्ठा तो कोई काम आएगा नहीं क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा, शक्ति का भी कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन सही हो जाएगा आपका अनुशासनहीनता के आधार पर। बच्चा जब डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो लगेगा कि हाँ जो ये बच्चा है मानसिक रूप से कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत है। ये ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है लेकिन इन दोनों क्वेश्चन से ऑप्शन ये बढ़िया है। ठीक है, आगे देखते हैं, किशोरावस्था में किशोरों के अंदर जो सामाजिक नेतृत्व का गुण पाया जाता है उसका संबंध निम्न में से किसके साथ है? ठीक है, किशोरावस्था के समय जो मतलब समाज के लिए कुछ करने का जो होड़ होती है किशोरावस्था में, वो क्या किसके साथ होती है? मानसिक शक्तियों के साथ, शारीरिक संगठन के साथ, स्कूल की उपलब्धियों के साथ, अन्य लिंग के सदस्यों की मित्रता के साथ। तो ऑप्शन देख के आप समझ रहे होंगे कि किशोरावस्था, देखिए किशोरावस्था की जब हम बात करते हैं तो ये शारीरिक संगठन के लिए, क्योंकि उस टाइम में हमें अपने जो है एक संगठन का एक, चाहे वो शारीरिक संगठन हुआ, मानसिक शक्तियाँ तो बाद में आती हैं क्योंकि वो मानसिक रूप से ठीक रहते हैं, उनका तर्क करने का क्षमता बढ़िया होता है। ठीक है ना, उन अमूर्त चिंतन मूर्त चिंतन जो आपके पियाजे साहब कहते हैं वो दोनों विकसित हो जाता है जब हम किशोरावस्था में होते हैं। तो यहाँ अगर बात करी जाए सामाजिक नेतृत्व का गुण जो पाया जाता है वो कहीं न कहीं शारीरिक संगठन के साथ वहाँ पे हो जाता है। ठीक है ना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि मानसिक शक्तियाँ उतनी है नहीं। तो स्कूल की उपलब्धियाँ तो किशोरावस्था में एक अलग बात है, वो स्कूल से रिलेट करके नहीं, क्वेश्चन ही नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, ये भी ऑप्शन जो है चौथा आपका, ये भी सही हो सकता है लेकिन बुक्स में ये दिया है तो मुझे यही बताना है कि भी अन्य लिंग के सदस्यों की मित्रता के साथ ये भी किशोरावस्था में पाया जाता है, इसकी भी बहुलता होती है किशोरावस्था में बात करी जाए तो, चौथे ऑप्शन की। अगला देखते हैं, सृजनशील बालकों की बुद्धि का स्वरूप होता है निम्न स्तर का, प्रखर स्तर का, ना निम्न और ना ही प्रखर स्तर का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सृजनशील बालक होगा, जो बच्चा क्रिएटिव तरीके से सोच पाएगा, नई नई चीज़ों को, नई नई तकनीकी के तरीके से चीज़ों को कर पाएगा, तो वो बच्चा निम्न स्तर का तो होगा नहीं। आप जान ही रहे हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, जो 16 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बहुत, जो प्रखर स्तर का जो बच्चा होगा वो प्रखर स्तर का भी नहीं होगा, सृजनशील बालक है। ठीक है, वो बच्चा हो जाएगा ना ही निम्न और ना ही प्रखर, वो बीच का बच्चा होगा जिसे हम सामान्य आईक्यू में रखते हैं, जिसका जो है लगभग 100 से ऊपर आईक्यू लेवल होता है। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे देखते हैं, वह शारीरिक कार्य क्या है, कुछ बच्चों, कुछ नहीं यहाँ पे होगा जो, ठीक है, वह शारीरिक कार्य जो बच्चों को सीखने में सहायता करता है, परिपक्वता, रुचि, आवश्यकता और अनुभव। शारीरिक कार्य की बात हो रही है। ठीक है, शारीरिक कार्य की बात हो रही है और बच्चों को सीखने में मदद की बात हो रही है, तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन है, वो है आपका रुचि नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ अगर पाठ्य को किसी चीज़ को सीखने की बात होती तब यहाँ इंटरेस्ट की बात करते हैं, यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका परिपक्वता। ठीक है, जब शारीरिक कार्य कुछ नया शारीरिक हिसाब से सीखना है बच्चे को,
जैसे खेल कूद में, तो जब बच्चा परिपक्व होगा शारीरिक रूप से तभी ना, ऐसा थोड़ी है कि बच्चा जो है 1.5 साल का ही है तो उसे फुटबॉल खिलाने लगेंगे, है कि नहीं। जो शारीरिक संगठन बच्चे का हो जाएगा तभी तो हम किसी नई चीज़ को सिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि उस ऑप्शन में शारीरिक संगठन की बात हुई है, शारीरिक कार्य की बात हुई है, इसी वजह से वो परिपक्वता सही होगा, ठीक है। आगे देखिए, किसी बालक में पठन कौशल संबंधी विकास करने का उत्तम ढंग है। पठन मतलब बच्चे को अच्छे तरीके से उच्चारण या पढ़ने आ जाए, उसके आत्मविश्वास को सुरक्षित करना, उसे प्रशंसा द्वारा फुसलाना, उसे सकारात्मक प्रलोभन प्रदान करना, उसके प्रेरकों का मार्गांतरीकरण करना। तो आत्मसम्मान को सुरक्षित करने का यही एक तरीका नहीं है कि पठन, जब बच्चा पढ़ रहा है तभी उसके आत्मसम्मान को सुरक्षित किया जाए। ये हम हर मिनट पे, हर किसी भी टाइम अनौपचारिक तरीके से भी कर सकते हैं। औपचारिक तरीके से करना बहुत ज़्यादा यहाँ कोई मतलब नहीं होगा। उसे प्रशंसा द्वारा फुसलाना मतलब बच्चे का काम जैसा भी उसको प्रशंसा करना है। हाँ, ये बात मायने रखती है कि जो है हम बच्चा अगर थोड़ा सा भी बताया तो हमें उसे प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन फुसलाने की बात नहीं है यहाँ पे। प्रलोभन हम नहीं दे सकते बच्चे को। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, उसके प्रेरकों का मार्गांतरीकरण करना, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रायः छात्र एवं छात्राओं की रुचियों में अंतर निम्नलिखित में से किसका परिणाम है, ठीक है। मतलब छात्र और बालक या बालिकाएं जो होते हैं उनकी रुचियों में अंतर होता है, उनका इंटरेस्ट अलग होता है। कभी कभी ये होता है कि जो बच्चे होते हैं लगभग उनका देखेंगे कि फुटबॉल खेलना, उन्हें क्रिकेट खेलना पसंद है, वहीं लड़कियां होती है तो उन्हें डांसिंग, सिंगिंग, जो है आर्ट, ये पसंद होता है। तो इसका परिणाम क्या हो सकता है, किसके कारण हो सकता है, ये मूल प्रवृत्त्यात्मक गुणों का, सांस्कृतिक प्रभाव का, अंतःस्रावी ग्रंथियों का, जैविक कारकों का। तो सही ऑप्शन बात कर ली जाए तो सांस्कृतिक प्रभाव का, क्योंकि वो जैसा अपने आसपास पड़ोस में देखती हैं कि हमारी माता जी ये करती हैं, हमारी सिस्टर ये करती हैं, हमारी सिस्टर की जो है फ्रेंड ये करती हैं, तो हमको भी ये करना है। अगर वही माहौल उनका चेंज कर दिया जाए तो वो भी अपना जो है सपोर्ट की तरफ ध्यान देंगे। फिलहाल अब तो बहुत बदला हुआ है वो, हालांकि बात अलग है। अगला देखते हैं, कक्ष में शिक्षण का परिणाम निम्न में से क्या होना चाहिए, ठीक है। जब शिक्षण हम करा रहे हैं तो उसका क्या मेन उद्देश्य होना चाहिए। विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना या परिवर्तन बनाना, सूचनाओं को एकत्रित करना, सेवा नियुक्ति की क्षमता का विकास होना। मतलब कि अगर आप शिक्षक हैं तो आपको ये काम करना है कि आपको वहाँ अपनी सेवा देनी है, जैसे भी दीजिए, तो ये ज़रूरी नहीं है। खेल कूद में भाग लेने की योग्यता का विकसित होना। देखिए, अब ऑप्शन, सही ऑप्शन की बात करी जाए तो हम अपने से कुछ नहीं वहाँ करेंगे, वहाँ पे विद्यार्थियों को दृष्टिकोण के हिसाब से हम परिवर्तन करेंगे। चाहे वो पाठ्यक्रम में परिवर्तन बनाना हो, स्कूल के नियम में बनाना हो, स्कूल की सारणी में बनाना हो, जो भी नियम होगा हम जो है विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से, विद्यार्थियों के हिसाब से हम चीज़ों को चेंज करेंगे। देखेंगे कि विद्यार्थी किस लेवल के हैं या उन्हें किस लेवल तक लेके जाना है। तो ये थे आज यूपी टेट के CDP के 20 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे और वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा, आपने कितना अच्छा कर पाया, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।